हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षण विधियों के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपने 15 में से 10 सही कर दिए तो आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि इन प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए चलते हैं आज अपने टेस्ट पर। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के सामान्य तरीके को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षण की प्रविधि, दूसरा दे रखा है शिक्षण विधि, तीसरा दे रखा है शिक्षण युक्ति और चौथा दे रखा है शिक्षण का सूत्र। तो देखिए, शिक्षण प्रविधि के बारे में जानेंगे क्या होती है शिक्षण की प्रविधि। तो सबसे पहले शिक्षण की प्रविधि होती क्या है। शिक्षण प्रविधि उसे कहते हैं जैसे शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का जो विशिष्ट तरीका होता है वो शिक्षण प्रविधि कहलाता है। एक कालांश में एक से अधिक शिक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है, और शिक्षण विधि जब अनसक्सेसफुल रहे तो शिक्षण प्रविधि के द्वारा अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा दे रखा है इसमें शिक्षण की विधि। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के सामान्य तरीके को कहा जाता है शिक्षण विधि। एक कालांश के अंतर्गत केवल एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं अपन। तीसरा दे रखा है शिक्षण की युक्ति। शिक्षण युक्ति क्या होती है। शिक्षक का वह व्यवहार जिससे छात्र अभिप्रेरित हों, जैसे छात्र के लिए कोई उद्दीपक देना या फिर उन्हें पुनर्बलन देना, शिक्षण युक्ति कहलाता है। शिक्षण सूत्र क्या होता है। शिक्षण सूत्र होता है शिक्षक द्वारा शिक्षण का जो विकास क्रम होता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण सूत्र दो प्रकार के होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, अमनोवैज्ञानिक होते हैं। दूसरा दे रखा है इसमें, तो यहाँ पे पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा शिक्षण की विधि। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण व्यूहरचना के अंतर्गत शामिल तत्व नहीं है। देखिए, शिक्षण व्यूहरचना के अंतर्गत पहला दे रखा है इसमें शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरा दे रखा है प्राप्य उद्देश्य, तीसरा दे रखा है लक्ष्य और चौथा दे रखा है छात्रों का पूर्व ज्ञान स्तर। तो देखिए, शिक्षण व्यूहरचना के अंतर्गत जो शामिल तत्व होते हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, प्राप्य उद्देश्य होते हैं, छात्रों का पूर्व ज्ञान स्तर होता है, छात्रों की औसत आयु होती है। लेकिन लक्ष्य को शिक्षण व्यूहरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, तीसरा, लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य को शिक्षण व्यूहरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। चलिए अपन तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है विषय वस्तु पर स्वामित्व की प्राप्ति शिक्षण के किस स्तर के अंतर्गत होती है। देखिए, हम जानेंगे कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, इसमें स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर होता है, बोध दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, तथा इसमें अध्यापक केंद्रित होता है और रटने पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा दे रखा है बोध स्तर। बोध स्तर में अध्यापक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं और इसमें विषय वस्तु पर स्वामित्व की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। तीसरा दे रखा है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में उच्च मानसिक क्रियाओं का विकास होता है तथा यह दिया था हंट ने, और इसमें कि छात्र ज़्यादा क्रियाशील होता है। दूसरा दिया था जो बोध स्तर है वो दिया था एस सी मॉरिसन ने। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा जो विषय वस्तु पर स्वामित्व की प्राप्ति होती है वो होती है बोध स्तर के अंतर्गत। इसमें छात्र और अध्यापक दोनों क्रियाशील होते हैं और मॉरिसन ने दिया था। तो यहाँ आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बोध स्तर। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं अपन। मूल्यांकन की विधियों के प्रयोग का निर्धारण शिक्षण की किस अवस्था में करते हैं। शिक्षण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 ही स्तर होते हैं और 3 ही अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली होती है पूर्व क्रियात्मक, दूसरी होती है क्रियात्मक और तीसरी होती है उत्तर क्रियात्मक। तो देखिए, पहली अवस्था के बारे में जानेंगे अपन, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या होती है। शिक्षण के जो नियोजन है, नियोजन की अवस्था होती है, यानी कक्षा के शिक्षण से पूर्व। और जो शिक्षण की नियोजन की अवस्था होती है उसमें पाठ्य योजना निर्माण किया जाता है, प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, और मूल्यांकन की विधियों के जो प्रयोग का निर्धारण है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में किया जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन इस तरीके से होता है मूल्यांकन की विधियों का प्रयोग शिक्षण की किस अवस्था में करते हैं, तो वो होता है अपना उत्तर क्रियात्मक। प्रयोग का निर्धारण तो करेंगे पूर्व क्रियात्मक में और प्रयोग करेंगे उत्तर क्रियात्मक में। दूसरा दे रखा है क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था कहते हैं अपन कक्षागत शिक्षण को, जिसके अंतर नियोजनात्मक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। जो अपने पाठ्य योजना बनाई है उसका संपादन करेंगे अपन क्रियात्मक अवस्था में, और इसको बोलते हैं अपन कक्षागत शिक्षण भी बोलते हैं, कक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण किया जाता है। तीसरा दे रखा है उत्तर क्रियात्मक अवस्था। उत्तर क्रियात्मक अवस्था में अपन क्या करते हैं, जो नियोजनात्मक संपादन था अपना, जो कक्षा का शिक्षण कराया उसका करेंगे मूल्यांकन, और मूल्यांकन की विधियों का प्रयोग भी उत्तर क्रियात्मक अवस्था में किया जाता है। लेकिन प्रयोग का निर्धारण कौन कौन सी विधि का प्रयोग करना है, किस विधि का प्रयोग नहीं करना है, वो पाठ्य योजना के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में कर लिया जाता है। तो प्रश्न अपन से पूछा था प्रयोग का निर्धारण, तो प्रयोग का निर्धारण करेंगे पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, और जो प्रयोग का निर्धारण तो करेंगे पूर्व क्रियात्मक में और उनका प्रयोग करेंगे उत्तर क्रियात्मक में।
तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था। यदि क्वेश्चन होता है इस तरीके से कि मूल्यांकन विधियों का प्रयोग शिक्षण की किस अवस्था में करते हैं, तो उत्तर होता उत्तर क्रियात्मक अवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें चौथा ऑप्शन था कि कक्षा के शिक्षण की अवस्था, तो ये क्रियात्मक अवस्था को ही बोलते हैं जो दूसरे नंबर की है। निम्न में से उद्योतन सामग्री नहीं है। तो देखिए उद्योतन सामग्री जानेंगे कैसे कहते हैं। उद्योतन सामग्री वह होती है जिनसे छात्र स्वयं कुछ सीखने का प्रयास कर सकता है, स्वयं कुछ सीख सकता है। तो जैसे दे रखा है यहाँ चार्ट से छात्र बना सकता है और सीख सकता है, ग्राफ से कुछ सीख सकता है, और शिक्षक भी अपने आप में एक उद्योतन सामग्री है। मानचित्र से भी कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, मार्कर, पॉइंटर, चौक, डस्टर, ये उद्योतन सामग्री नहीं होती, ये केवल शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। क्या होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मार्कर। लेकिन चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, शिक्षक ये सभी क्या हैं, उद्योतन सामग्री हैं, क्योंकि इनसे छात्र अपने आप स्वयं कुछ सीख सकता है, और जिनसे छात्र स्वयं कुछ सीख सके उनको अपन उद्योतन सामग्री में शामिल करते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में क्रियात्मक पक्ष को व्यावहारिक रूप में लिखा है। तो देखिए पहला दे रखा है रॉबर्ट मेगर, दूसरा दे रखा है मसीहा, तीसरा दे रखा है रॉबर्ट मिलर, और चौथा दे रखा है सिम्पसन। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में 3 प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था 3 भागों में। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक, और सबसे उच्च स्तर का कौन सा था, भावात्मक पक्ष। तो देखिए ज्ञानात्मक और क्रियात्मक को जो लिखने का व्यावहारिक रूप में श्रेय वो जाता है रॉबर्ट मेगर को, लेकिन जो ज्ञानात्मक और भावात्मक को जो लिखने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट मेगर को, और क्रियात्मक पक्ष को लिखने का श्रेय किसे जाता है, रॉबर्ट मिलर को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉबर्ट मिलर। व्यावहारिक रूप में पूछा है इसने, यदि यह आता है क्रियात्मक पक्ष का विकास किसने किया, तो सिम्पसन और किबर्लर ने किया था। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया था ब्लूम ने, और भावात्मक पक्ष का विकास किया था क्रथवाल और मसीहा ने। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, एनसीईआरटी के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। तो देखिए ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने भी बांटा था, एनसीईआरटी ने भी डिवाइड किया था, और आरसीईएम ने भी डिवाइड किया था। तो ब्लूम के अनुसार तो था ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर कौन सा, ब्लूम ने 4 बताए थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सर्वोच्च स्तर था ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन। एनसीईआरटी ने जो ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर बताया था वो बताया था प्रयोग। इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को ज्ञान, बोध और प्रयोग 3 भागों में डिवाइड किया था, और जो भावात्मक पक्ष था उसको बताया था अभिरुचि और अभिवृत्ति, तथा क्रियात्मक पक्ष को बताया था इन्होंने कौशल। तो एनसीईआरटी के अनुसार यदि अपन से पूछेगा क्वेश्चन ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो हम बताएंगे प्रयोग। यदि पूछता है ब्लूम के अनुसार तो आंसर होता मूल्यांकन, और आरसीईएम के अनुसार पूछता तो सृजनात्मकता होता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अपना, ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, प्रयोग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन शिक्षण विधियों का केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास संभव है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, केवल वर्ड दिया हुआ है। वैसे ज्ञानात्मक पक्ष का विकास शिक्षण की सभी विधियों से संबंधित है, क्यों, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास उन विधियों से संबंधित है जो अध्यापक केंद्रित होती हैं। अध्यापक केंद्रित विधियाँ सभी होती हैं ज़्यादातर, तो जैसे खेल विधि है, खोज विधि है, व्याख्या विधि है। अब यहाँ पे खेल विधि और खोज विधि इनका प्रयोग किया जाता है क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए, स्पेशली इनका ज्ञानात्मक पक्ष विकास के लिए नहीं किया जाता। व्याख्यान, प्रदर्शन, ऐसी विधियों का जिनमें अध्यापक अधिक क्रियाशील होता है उन विधियों का प्रयोग किया जाता है ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए। तो और यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है उसे और देखते हैं। चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। यदि अपन से प्रश्न होता है कि निम्न में से किन शिक्षण विधियों से ज्ञानात्मक पक्ष का विकास संभव है, यदि केवल वर्ड नहीं होता यहाँ पे तो अपना आंसर होता उपयुक्त सभी, लेकिन यहाँ पे दे रखा है केवल वर्ड। जब केवल वर्ड दे रखा है तो अपना आंसर क्या होगा, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि एक मात्र ऐसी विधि है, व्याख्या विधि से क्या है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास संभव है। इससे ना तो क्रियात्मक पक्ष का किया जा सकता है और ना ही भावात्मक पक्ष का विकास किया जा सकता है। लेकिन खेल और खोज दोनों ऐसी विधियाँ हैं जिनसे अपन क्रियात्मक पक्ष का विकास कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्याख्या विधि। व्याख्यान, प्रदर्शन, ऐसी विधियाँ जिनमें अध्यापक अधिक क्रियाशील होता है उनका प्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अपना आंसर हो जाएगा व्याख्या विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निर्णय देना कार्यसूचक क्रिया का संबंध है। तो निर्णय देना कार्यसूचक क्रिया का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन दे रखा है ज्ञान, दूसरा दे रखा है बोध, तीसरा दे रखा है प्रयोग, और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसे निर्णय देना तो अपन मूल्यांकन के द्वारा करते हैं, लेकिन जब मूल्यांकन ऑप्शन में नहीं होगा तो यहाँ पे जो प्रयोग है उसके द्वारा अपन निर्णय दिया जा सकता है।
क्योंकि छात्र पे प्रैक्टिकल करवाएंगे, अपन प्रैक्टिकल के द्वारा अब हम निर्णय दे सकते हैं कि इसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। अपने प्रैक्टिकल से क्या करता है, छात्र अपने सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करता है कि अपन जो अब तक सैद्धांतिक ज्ञान ग्रहण किया है वो कितना सही और कितना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा अपना, निर्णय देना कार्यसूची क्रिया क्या हो जाएगी, प्रयोग। यदि ऑप्शन में मूल्यांकन होता तो अपन क्या करते, पहले प्रायोरिटी देते मूल्यांकन को। अब यहाँ मूल्यांकन नहीं है तो फिर देंगे प्रयोग को, प्रयोग भी ऑप्शन में नहीं होता तो देते बोध को। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोग। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त है। अब देखिए सुंदर लेखन यानी अच्छे तरीके से लिखना। तो यहाँ दे रखा है प्रतिलेख पहला ऑप्शन, अनुलेख दूसरा ऑप्शन, तीसरा दे रखा है यहाँ पे श्रुतलेख और चौथा दे रखा कहानी लिखना। देखिए कहानी लिखना और श्रुतलेख में तो क्या होता है कि अध्यापक बोलता है और छात्र लिखता है, तो वहाँ उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। अनुलेख सबसे बेहतर उपाय है इसके लिए। अनुलेख बेहतर उपाय क्यों है, क्योंकि अनुलेख के अंतर्गत छात्र कहीं से कॉपी करता है और उसे सीधा लिखता है, तो ये क्या होगा, अनुलेख हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सुंदर लेखन अभ्यास के लिए क्या उपयुक्त है, अनुलेख उपयुक्त है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, आधुनिक शिक्षण शास्त्र का उद्गम किस पुस्तक से माना जाता है। तो देखिए आधुनिक शिक्षण शास्त्र का उद्गम, वैसे तो आधुनिक शिक्षण शास्त्र का उद्गम 20वीं शताब्दी से माना जाता है, लेकिन इसका उद्गम हो गया था 17वीं शताब्दी में ही। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है एमाइल पुस्तक रूसो की है, रूसो ने लिखी थी, और इसके जो काल्पनिक शिष्य था उसका नाम भी एमाइल ही था। दूसरा दे रखा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो BS ब्लूम ने लिखी थी, इसमें इन्होंने प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया। तीसरी दे रखी है ग्रेट डाइडेक्टिक, ये लिखी थी कॉमेनियस ने, और यही आधुनिक शिक्षण शास्त्र का उद्गम माना जाता है इसी पुस्तक से, ये 17वीं शताब्दी में लिखी थी। और चाइल्ड एंड सोसाइटी लिखी थी एरिक्सन ने, किसने, एरिक्सन ने। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाए, ग्रेट डाइडेक्टिक, ये किसने लिखी थी, कॉमेनियस ने, और 17वीं शताब्दी में, और इसी पुस्तक से माना जाता है आधुनिक शिक्षण शास्त्र का उद्गम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, CC शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया। तो पहला ऑप्शन दे रखा है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दूसरा दे रखा है कोठारी आयोग, और तीसरा दे रखा है स्क्रीबन, और चौथा दे रखा है ड्यूकर। तो देखिए CBSE ने तो नहीं किया था। CBSE ने पहली बार RT एक्ट को, जो CCES को CBSE में पहली बार लागू किया गया था, CBSE ने पहली बार लागू किया था इसे 2009-10 में। दूसरा दे रखा कोठारी आयोग, इसने भी नहीं किया था। सी शब्द का जो पहली बार प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है स्क्रीबन को 1967 में, 1967 में इसने इसको प्रयोग किया था स्क्रीबन ने। इसके बाद फिर इस पर बल दिया गया था जो 1986 शिक्षा नीति थी उसमें, उसके बाद फिर इस पर बल दिया गया था NCF 2005 की अनुशंसा में, और इसे RT एक्ट 2009 में लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम इसे CBSE में लागू किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर और अलवर के 60 विद्यालयों में 2009-10 में। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है ड्यूकर, इसके बारे में भी जानते हैं। ड्यूकर ने क्या किया था, प्राप्य उद्देश्यों का व्यावहारिक लेखन का जो सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है ड्यूकर को। ड्यूकर ने 1954 में प्राप्य उद्देश्यों का व्यावहारिक लेखन किया था। तो ड्यूकर क्या है, जिसने सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्यों का व्यावहारिक लेखन किया था 1954 में। और यहाँ पे आंसर क्वेश्चन क्या था अपना, कि CC शब्द का पहली बार प्रयोग का श्रेय किसको जाता है, स्क्रीबन को। इसने कब किया था प्रयोग इसका, 1967 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, खेल आधारित शिक्षा का सिद्धांत दिया। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कॉल्डवेल कुक, दूसरा दे रखा है मॉन्टेसरी, तीसरा दे रखा है फ्रोवेल, और चौथा दे रखा है डाल्टन। तो देखिए कॉल्डवेल कुक ने क्या किया था, खेल विधि दी थी, ना कि खेल आधारित सिद्धांत। यदि क्वेश्चन होता है खेल विधि के प्रवर्तक हैं तो क्या आता है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। दूसरा दे रखा है मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि का प्रवर्तन किया था। तीसरा दे रखा है फ्रोवेल ने दी थी किंडरगार्टन मेथड, और इन्होंने ही सर्वप्रथम खेल आधारित शिक्षांत वो सिद्धांत दिया था। तो फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोवेल ने क्या दिया था, खेल आधारित शिक्षा। डाल्टन एक विधि है जो कि किसने दी थी, कुमारी हेलेना पार्क रस्ट ने, अमेरिका की रहने वाली थी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, सर्वप्रथम खेल आधारित सिद्धांत किसने दिया था, फ्रोवेल ने। और फ्रोवेल ने किस खेल पर बल दिया था, गेंद आधारित खेल पर सर्वाधिक बल दिया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फ्रोवेल। इन्होंने गेंद आधारित खेल पर सर्वाधिक बल दिया, और खेल आधारित सिद्धांत का श्रेय भी इनको ही जाता है। अगला प्रश्न है 14वां,
निम्न में से सर्वाधिक तर्क आधारित विधि है, तो निम्न में से सर्वाधिक तर्क आधारित विधि आगमन विधि, जैसा कि आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक है, लेकिन इस विधि से सिलेबस को, पाठ्यक्रम को अपन टाइम पे पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए कैसी है, ये अव्यावहारिक विधि है। मनोवैज्ञानिक है लेकिन अव्यावहारिक भी है। मनोवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि इसमें छात्र और अध्यापक दोनों क्रियाशील रहते हैं। दूसरा दे रखा है निगमन विधि। निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन ये व्यावहारिक भी है क्योंकि इससे अपन पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कर सकते हैं। और इस विधि में अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील नहीं रहते, केवल अध्यापक क्रियाशील रहता है। तीसरी दे रखी है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या होती है, इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि तर्क आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं सर्वाधिक। तो विश्लेषण विधि सर्वाधिक तर्क आधारित विधि है। और संश्लेषण विश्लेषण की पूरक विधि मानी जाती है, क्योंकि विश्लेषण के बाद संश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण चलती है पूर्ण से अंश की ओर, संश्लेषण चलती है अंश से पूर्ण की ओर। तो सर्वाधिक तर्क आधारित विधि कौन सी होगी अपनी, विश्लेषण विधि। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, विश्लेषण विधि। और सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि की बात करें तो ये कौन सी होगी अपनी, समस्या समाधान विधि। अब देखिए लास्ट और 15वां प्रश्न है, मौनवाचन के कितने भेद हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 3, दूसरा दे रखा है 4, तीसरा दे रखा है 2 और चौथा दे रखा है 5। तो मौनवाचन के कितने भेद हैं। मौनवाचन के यहाँ पर जो हिंदी में बात करें अपन तो हिंदी में होते हैं 2 भेद, लेकिन यहीं संस्कृत में बात करें अपन मौनवाचन के, संस्कृत में होते हैं 3 भेद। हिंदी में होते हैं गंभीर और द्रुत, संस्कृत में होते हैं सामान्य, गंभीर और द्रुत। तो संस्कृत में एक सामान्य मौनवाचन और बढ़ जाता है। संस्कृत में सस्वर वाचन के भी 3 भेद होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकर वाचन और संवेद वाचन, लेकिन हिंदी में 2 ही भेद होते हैं। तो मौनवाचन के यदि प्रश्न हिंदी में आएगा तो कितने भेद करने हैं, 2, गंभीर और द्रुत। और यदि संस्कृत में यही प्रश्न आए तो कितने करने हैं मौनवाचन के, 3 भेद। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2। अब देखिए हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और हमने आपके लिए जितना बेहतर दे सकते थे उतना बेहतर दिया है, और हम लगातार आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।